नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द एडू एकेडमी पर। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ और वो सीरीज जो बेस्ड होगा वो होगा एनसीईआरटी पे। किस पे? एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा और ख़ास करके मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ इतिहास विषय को। किसको? इतिहास विषय को कवर करूँगा और वो भी कहाँ से? क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के, यानी क्लास 6 से लेकर के 12 तक में हिस्ट्री के जितने भी बुक हैं उनसे जो है ये उस बेस पे ये क्लास को डिस्कस करूंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। आज पहला क्लास है। पहला क्लास हम क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। यानी बेसिकली बात है, पहला चैप्टर कहने का मतलब ये है, पहला चैप्टर ये बताने की कोशिश करेगा, ये समझाने की कोशिश करेगा आपको कि इतिहास को जानने का स्रोत क्या रहा है। यानी इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि 100 वर्षों पहले कोई बातें घटित हुई है और उसको किस तरह से पहचाना गया, उसके बारे में किस तरह से व्याख्या की गई, उन सब के बारे में बात करेंगे। यानी उसको बेसिकली जानने का स्रोत है कि उस सब चीज़ों को, शिलालेख को वगैरह को, चाहे पात्र यानी बर्तन ढूंढ करके, घर किस तरह से टूटे फूटे हुए थे उनकी खुदाई करके, किस तरह से उस सारे स्रोतों को इकट्ठा करके एक इतिहास तैयार किया गया है। तो पहला जो चैप्टर होगा हमारा अतीत, जो क्लास 6 में है, पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसी पे हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पहला चैप्टर का टॉपिक क्या है कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। क्या, कब, कहाँ और कैसे जो है इतिहास को हम लोगों ने संग्रहित किया है। तो सबसे पहले कि कैसे पता लगाया, कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था, ये कैसे पता लगाया जाए, सबसे पहले उस बारे में बताया गया है। जैसे कि तुम रेडियो सुन रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो या फिर अखबार पढ़ रहे हो, साथ ही साथ यह जानने के लिए पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति यानी याद हो। मान लीजिए कि पिछले साल की कोई बात हमें पता करनी होती है तो हम क्या करते हैं, टेलीविज़न यानी रेडियो में सुन लेते हैं या फिर टीवी में देख लेते हैं, पिछले वर्ष का अखबार उठा करके देख सकते हैं, या जो पिछले जो हमसे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम पूछ लेते हैं। ये तो हो गया कि हाल के वर्षों की जानकारी लेने के लिए हम ये सुविधा अपनाते हैं। लेकिन जब बहुत पीछे जा करके हमें बातें जाननी होती होगी तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं, बेसिकली यही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, अतीत के बारे में हम ये जान सकते हैं, लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों यानी शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते थे। किससे? अतीत के बारे में। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन सी गीत गाया करते थे। इन सब के बारे में हम, अतीत के बारे में हम पता कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, कैसे रह सकते थे, इस चीजों के बारे में भी हम पता कर सकते थे। जैसे मानचित्र 1 में जो है नर्मदा नदी का पता लगाना। अब जैसे मानचित्र यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, मैप दिख रहा है, इसमें बता रहा है कि नर्मदा नदी का पता लगाइए। तो आप यहाँ पे देख करके बता सकते हैं कि नर्मदा नदी जो है इस मैप में कहाँ पे है, यहाँ पे है। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के, कौन नदी के? नर्मदा नदी के तट पे रह रहे हैं। यहां रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक का मीन्स क्या होता है? वैसे व्यक्ति जो
जो विशेष रूप से कहा जाए कि एंटिक चीजों को संग्रह करने, जैसे अभी आता है ना कहीं कहीं आप देखेंगे एंटिक शॉप होता है, बड़े बड़े शहरों में जाएंगे तो एंटिक शॉप होता है, वहां पुराने चीजों का संग्रह करके उसकी नीलामी की जाती है या फिर उसका प्रदर्शनी किया जाता है। तो उस समय में भी लोग जो नर्मदा नदी के किनारे रहते थे उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उस समय के कुछ चीजों को इकट्ठा करके अपने पास जमा रखते थे। जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने भोजन के लिए वो जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादनों का सही संग्रह किया करते थे। वो जानवरों का आखेट और शिकार भी करते थे। यानी जो नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनका मुख्य पेशा क्या था? तो उनका मुख्य पेशा था शिकार करके अपना भोजन क्या करना? बनाना। क्लियर है? अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां, तो आप यहां पे देखेंगे मैप में तो ये हो गया किरथर पहाड़ियां और ये हो गया सुलेमान पहाड़ियां। ये कहां पे? उत्तर पश्चिम में। इस मैप का उत्तर पश्चिम में जो है ये किरथर और सुलेमान पहाड़ी है। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसे फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। कितना? 8000 वर्ष पूर्व इसी किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच जो लोग रहते थे उसमें जो स्त्री और महिला और पुरुष दोनों थे वो 8000 वर्ष पूर्व सबसे पहले क्या क्या? गेहूं तथा जौ। कौन सा? गेहूं तथा जौ। ये किरथर और सुलेमान में गेहूं प्लस जौ, गेहूं प्लस जौ का जो है उपज सबसे पहले किसने किया था? तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर जो लोग रहते थे उन लोगों ने किया। क्लियर है? इन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। यह लोग गांव में रहते थे। ये लोग कौन से परिवेश में रहते थे? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर जो लोग अवस्थित थे यहाँ पर कैसा परिवेश था? शहरी परिवेश नहीं था, ग्रामीण परिवेश था। और गाय, बैल, बकरी, भैंस जैसे पशुओं को इन्होंने उस समय का जो है पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब बात कर ले उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां का पता लगाओ। उत्तर पूर्व में गारो, ये आप देख लें उत्तर पूर्व में यहाँ पे गारो की पहाड़ियां हैं। और क्या कहा? मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों के बारे में बात यहाँ पे कहा जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे नर्मदा नदी के ऊपर ही विंध्य की पहाड़ियां हैं। ये कुछ ऐसे अन्य क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। वह स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। यानी विंध्य की जो पहाड़ियां थी, विंध्य की पहाड़ियां, इसके उत्तर स्थान में सबसे पहले क्या उपजाया गया था? चावल उपजाया गया था। विंध्य की पहाड़ियों के आसपास सबसे पहले चावल उपजाया गया था। अगर गेहूं और जौ की बात की जाए तो ये किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पे जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले गेहूं और जौ उपजाया। इन्होंने पशुओं को जो है पालतू बनाने का काम सबसे पहले किया। विंध्य की पहाड़ियों में सबसे पहले क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे चावल उपजाया गया। क्या उपजाया गया? चावल। यहाँ पे चावल उपजाया गया। कहाँ पे? विंध्य पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र। और क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोगों ने मैप से समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे जान लें तो हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है कि इतिहास को जाने हम इतिहास से क्या क्या जान सकते हैं। जैसे उनका रहन सहन जान सकते हैं, उनका खान पान के बारे में जान सकते हैं, वो क्या पहनते थे, किस परिवेश में रहते थे, ग्रामीण परिवेश में रहते थे, शहरी परिवेश में रहते थे, वो कौन कौन फसलों को उपजा सकते थे, किन पशुओं को उन्होंने पाला था, अपना भोजन का स्रोत उन्होंने किस तरह से अपनाया था, इन सब के बारे में हम लोगों ने जाना है। अब आगे बात कर लेते हैं। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का। सहायक नदियां, यहां पे एक बात आई है, सहायक नदियां। किसका? सहायक नदियां, सॉरी, सहायक नदी। सहायक नदी के बारे में अगर कोई पूछ ले कि सहायक नदी क्या होता है, तो सहायक नदी उन्हें कहते हैं
जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो एक बड़ी नदी में आकर के समाहित हो जाए, मिल जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। कि नदी? तो जो सहायक नदियां था उन्हीं के आसपास जो है कुछ आरंभिक नगर यानी कुछ आरंभिक गांव जो है वहां पर फले फूले। गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 ईसा पूर्व हुआ। यानी गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास और समुद्र तट के आसपास जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व क्या हुआ था? इलाकों का, नगरों का जो है विकास होना शुरू हो गया था। गंगा का जो है एक सहायक नदी है सोन। गंगा की एक सहायक नदी कौन सी है? सोन है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिण में इन नदियों के आसपास जो प्राचीन काल में है उसे मगध के नाम से जाना जाता था। यानी गंगा के आसपास के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान में अपना बिहार है। क्लियर है? इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। किसके? मगध के शासक बहुत शक्तिशाली थे और इन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। यानी उस समय जो मगध बना था, मगध के राजा बहुत ही शक्तिशाली हुआ करते थे और उन्होंने जो है अपना साम्राज्य भी बहुत दूर दूर तक फैलाया था। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी हुई होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान भी स्थानांतरित होते थे, यानी जाया करते थे। मान लीजिए कि हम इस इलाके में हैं, कोई गंगा के इलाके में रह रहा था और गंगा में जो है काफी बाढ़ आ गई, पानी उस वर्ष जो है ज्यादा, तो वो क्या करते थे? उस इलाके को छोड़ करके दूसरे इलाके में शिफ्ट हो जाते थे। क्योंकि पहले जो है जैसे अभी हम लोग अस्थायी रूप से कहीं पे सेटल्ड होते हैं, उस समय वो बात नहीं थी। जमीन पर्याप्त था, लोग यहाँ मन हुआ यहाँ रहे, जहाँ पे उनको सभी कहा जाए कि संपदाओं से भरपूर स्थान मिलता था, वहाँ वो लोग जा करके रहना स्टार्ट कर देते थे। जैसे उनके लिए पानी की आवश्यकता होती थी, खाने का आवश्यकता होता था, पहनने का, यानी एक गुफा टाइप का कुछ घर होना चाहिए, तो वो सब जहाँ पे मिलता था वहीं पे वो लोग रहना बेहतर समझते थे। कभी कभी जो है सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का क्या मिलता था? अवसर मिलता था। ये तो बात हो गई उस समय की। अब एक बात यहां पे पूछ रहा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? पहाड़ियों, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। उन्होंने ऐसा चाहा वो वैसा कर सके, वो पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से सभी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोग पत्थर को तराशे, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे। मीन्स ये कहा गया कि यात्रा क्यों करते थे लोग? यात्रा इसलिए करते थे ताकि कोई धर्म गुरु होते थे, वो अपनी शिक्षाओं के प्रचार, धर्म के प्रचार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान, जो व्यापारी होते थे, व्यापारी तबके के लोग होते, वो व्यापार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब बात कर लें कि वो जो मानचित्र में दिखा गया, कहाँ, पहले एक बार मानचित्र में चल जाए, मानचित्र की बात कर लें
तो इस ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसी मानचित्र के बारे में हम फिर से बात करेंगे। तो आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं। मानचित्र में क्या है कि दक्षिण एशिया आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और अफगानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को क्या करता है, चिन्हित करता है, बताता है। क्लियर है। चलिए अब देश का नाम पे अगला टॉपिक क्या है कि देश का नाम, भारत का जो हमारा जो देश है इसका नाम क्यों पड़ा है उस बारे में हम बात कर लेते हैं। अपने देश के लिए हम पढ़ाए हैं इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। अपने देश के लिए हम क्या करते हैं, इंडिया तथा भारत जैसे नाम का जो है प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों, किनके द्वारा, ईरानी और यूनानी जो थे, ने सिंधु को हिंदोस कहा। सिंधु को क्या कहा, सिंधु नदी को बोलते बोलते, क्योंकि उनका लैंग्वेज कुछ ऐसा था, सिंधु न बोल के वो लोग हिंदोस कहते थे। और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। कौन कहा, लगभग 2500 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, कृति ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी भारत शब्द का जो है प्रयोग, जिसका उल्लेख सबसे आपको पहले कहां मिलेगा, कृति ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। कब, 3500 वर्ष पूर्व पुरानी बात है ये। क्लियर है। अब बात आता है कि अतीत के बारे में कैसे हम जान सकते हैं। अब मेन मुद्दा यहां पे आता है कि अतीत के बारे में हम जान कैसे सकते हैं। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें से एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। अतीत में की जानकारी हम, यानी इतिहास की जानकारी हम कई तरीकों से ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है कि ऐतिहासिक काल में जो किताबें लिखी गई हैं, जो शिलालेख लिखे गए हैं, उसे जो है ढूंढ करके उसे पढ़ना। जैसा कि आप नीचे यहाँ पर एक चित्र देख सकते हैं। ये जो चित्र क्या है, ये ताड़ पत्रों पर पांडुलिपि का एक पृष्ठ है। यानी पांडुलिपि में जो है ताड़ के पत्ते पर लिखा गया एक लेख है। यहाँ पे यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कितना, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये लगभग 1000 साल पहले लिखी गई एक पांडुलिपि में ताड़ पत्र में लिखा गया लेख है। क्लियर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। यह पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि क्यों कहे जाते हैं, क्योंकि इसे हाथ से लिखा गया, अभी के तरह मशीन से लिखा नहीं गया है, बल्कि इसे बजाता हाथ से जो है लिखा गया है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द में मेनू, जिसका अर्थ हाथ है, से निकलता है। यानी पांडुलिपि के लिए जो है मेन्यू स्क्रिप्ट शब्द किसमें, लैटिन शब्द में है, और मेन्यू का अर्थ क्या होता है, संस्कृत में हाथ होता है। क्लियर है। यह पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखा जाता था। किसमें, हिमालय के क्षेत्र में एक भुज्र नामक पेड़ होता था। कौन सा, भुज्र। ये भुज्र नामक पेड़ होता था। इसी के पत्तों पर, किस पे, इसके पत्तों पर या फिर तार के पत्तों पर जो है पांडुलिपि, यानी पांडुलिपि मीन्स क्या, जो हाथ से लिखा हुआ लेख हो या शिलालेख हो, उसे पांडुलिपि कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे है
कि इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था। क्या लिया किया? बहुत पहले जिसका संरक्षण नहीं हो पाया, जहां तहां दवा मिला तो उसे जो है क्या किया, कीड़ा जो है खा गया, कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्रायः यह पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यता व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविता, नाटक भी है। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में भी हैं। मतलब इन पांडुलिपियों के अलावा बहुत सारे महाकाव्य, कविता भी उस समय रचित हुए हैं, जो लगभग जो है किस भाषा में आपको संस्कृत और तमिल भाषा में देखने को मिल जाएंगे। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख, अभिलेख किसे कहते हैं? ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी लिखी गई हो जो मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजा तथा रानियों के सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। यानी राजाओं के द्वारा जो उनके द्वारा युद्ध जीता जाता था, उनके द्वारा जो काम करवाया जाता था, तो उस समय प्रॉपर जो चीज है, ताकि आने वाले भविष्य में उनके जो आने वाले पूर्वज हो, उनके जो संतानें हैं, उनके लिए भी सुरक्षित हो, तो क्या करते थे? किसी कठोर सतह पर जो पत्थर का बना होता था उस पे जो है लिखवाते थे, उत्कीर्ण करवाते थे या लिखवाते थे, तो उसी को हम शिलालेख कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक शिलालेख का तस्वीर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरा जो चीज है पुरातत्व चीज है, जैसे ये लगभग जो है 4700 वर्ष पूर्व होता था। क्या? एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, यानी ये जो बर्तन है, ये बर्तन के द्वारा भी, ये जो है चांदी के सिक्के हैं, तो इन सब के द्वारा भी क्या होता था? हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती थी। क्लियर है? अब आगे बात कर ले कि अतीत एक है या अनेक है। अतीत एक है या अनेक है, यानी हमारा इतिहास जो है वो एक इतिहास है या अनेकों इतिहास भी हो सकते हैं। इनके बारे में बात कर लें। यहां अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश में अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज के साथ जीते थे। जैसे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत हम लोग जो है शहरी क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। यानी उस समय के तुलना की जाए और अभी की तुलना भी की जाए तो सब लोगों का अतीत भिन्न भिन्न था। यानी राजाओं का अतीत भिन्न था, कृषकों का अतीत भिन्न था, जो शिल्पकार थे, जो व्यापारी थे, उनका भी अतीत क्या था? भिन्न भिन्न था। अभी भी आप देख लें, जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर बताया गया कि अंडमान में ज़्यादातर जो है लोग क्या करते हैं? वो मछली पालन करके या मछली मार करके जो है अपना आजीविका चलाते हैं। लेकिन वही हम लोगों की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे खेती किसानी करते हैं या फिर व्यापार करते हैं। कुछ ना कुछ हम यानी दूसरे पे डिपेंड होकर के कार्य करते हैं। क्लियर है? अब आ जाते हैं कि डेट जो होता है, तिथियों का मतलब। अब बात कर लेते हैं हम लोग तिथियों के बारे में। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी वर्ष की गणना किससे की जाती है? तो ईसा मसीह के जो है जन्म के तिथि से की जाती है।
अतः 2000 वर्ष कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से, यानी हम जैसे कहते हैं अभी 2024 चल रहा है, क्या चल रहा है 2024। कोई हमसे पूछता है कि ये कौन सा साल है तो हम कह देते हैं कि 2024। तो इसका मतलब अगर बोला जाए कि ये 2024 क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल बाद का ये डेट है। कितना? उनके जन्म के 2024 साल के बाद का ये डेट है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पे थोड़ा समझने का बात है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां, यानी 2000 जो हम बोलते हैं 2000, हम 2000 मान लीजिए कि 2000 में ईसा मसीह का जन्म हुआ। अगर हम 2000 से आगे जाते हैं यानी 1999 बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ईसा पूर्व। क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व। वहीं 2000 के बाद हम आते हैं यानी 2001 लिखते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? इसे ईस्वी बोलेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। हमने क्या किया? 2000 को हम मान लिए कि 2000 में ईसा मसीह जी का जन्म हुआ था। अब इस आधार पे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का कोई भी डेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे ईसा पूर्व। यानी हमने यहाँ लिखा 1999, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ईसा पूर्व। वहीं पर अगर हम 2000 के बाद आएंगे 2001 लिखेंगे, तो इसे हम ईस्वी लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे छोटा सा टॉपिक है इतिहास और तिथियां, यानी तिथियों के बारे में डिटेल से बताया गया। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व होता है, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले। अब यहाँ पर ईसा पूर्व के जगह अगर इंग्लिश में हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर हम बीसी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? बीसी लिख देंगे। क्लियर है? कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी हिंदी में ईस्वी लिखा पाते हो, यानी एनोडॉमिक नामक 2 लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। अब जैसे मैंने यहाँ पे ईस्वी लिखा है, या इंग्लिश में हम इसको एडी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एडी, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के जन्म के बाद हम जो भी तिथियां लिखेंगे उसमें हम इंग्लिश में एडी और हिंदी में ईस्वी लिखेंगे। वहीं पर ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां लिखनी होगी तो उसमें हम इंग्लिश में बीसी लिखेंगे, और यानी बिफोर क्राइस्ट, और हिंदी में क्या लिखेंगे? ईसा पूर्व लिखेंगे। कभी कभी एडी के जगह आपको सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के उस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व से आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। क्लियर हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि ईस्वी और तिथियों को हम कैसे लिख सकते हैं, ईसा पूर्व कैसे लिखा जाता है, और ईसा बिफोर यानी सॉरी यहाँ पे ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर होता है, इस चीज के बारे में हम लोगों ने जान लिया। कैसे कैसे निर्धारित किया जाता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्लास 6 का जो पहला चैप्टर था, क्लास 6 का पहला चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया है। आशा और उम्मीद है कि आपको जो है ये क्लास पसंद आया होगा। थोड़ा सा अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी तबीयत खराब थी, लेकिन अगले क्लास में वो भी ठीक हो जाएगा। आप कंटिन्यू रहिएगा। इसी आशा और उम्मीद से आप सभी को धन्यवाद करता हूँ और मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।